तो फिल्म की शुरुआत में हमें पास्ट की एक झलक दिखाई जाती है जहां एक छोटी बच्ची लगातार अपनी ही मां से रहम की भीख मांग रही थी। इस बच्ची का नाम सू ह्यून है और उसे किसी ने एक अलमारी में बंद कर दिया है। सू ह्यून कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और आगे से वो ऐसा नहीं करेगी, वो कभी भी घर से नहीं भागेगी। ये सुन उसकी मां सू ह्यून से कहने लगती है कि उसने उन्हें बहुत चोट पहुंचाई है और तो और वो सू ह्यून को एक बिजली की तार से चोट पहुंचाने लगती है जिससे सू ह्यून जोर से चीख उठती है। तो अतीत के इस झटके के बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहां हम समझ पाते हैं कि ये सब अमांडा का एक बुरा सपना था। ये नाइटमेयर अमांडा के बचपन का था और इससे डर के अमांडा की नींद खुल गई थी। अमांडा अपने सामने पड़े एक इलेक्ट्रिक लैंप को उठाकर अपने घर के बेसमेंट में बंद कर देती है जहां हम बिजली का और ढेर सारा सामान पड़ा देखते हैं। हद तो तब हो जाती है जब अमांडा घर का पावर सप्लाई तक बंद कर देती है और इसी बीच हम बाहर से किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज भी सुनते हैं। खैर इसके बाद हमें अब 16 साल आगे का सीन दिखाया जाता है जहां अमांडा इसी घर में अपनी 16 साल की बेटी क्रिसी के साथ रह रही है। अमांडा बी कीपिंग का काम करती है और उसका खुद का शहद का बिजनेस है जिसे उसने अपनी बेटी क्रिसी के नाम पे रखा है। दोनों माँ बेटी साथ में मिलकर ये बिजनेस संभालते हैं और उस रात हम एक बार फिर अमांडा को आधी रात में बिजली तूफान से डरते हुए देखते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है मानो उसके कमरे में कोई अनजान शक्ति मौजूद है जिससे वो बहुत डर जाती है। ऐसे में क्रिसी अमांडा को शांत करती है और हम समझ पाते हैं कि अमांडा और क्रिस काफी क्लोज हैं। तो अगली सुबह हम अमांडा के घर पे डैनी नाम के एक बंदे को आते देखते हैं। हम देखते हैं कि डैनी अंदर आने से पहले अपना फोन और घड़ी गाड़ी में ही छोड़ देता है, which was weird। खैर हमें पता चलता है कि डैनी असल में अमांडा का डिस्ट्रीब्यूटर है जो उसका शहद शहर में बेचने का काम करता है। आज डैनी अमांडा को एक गुड न्यूज देता है जहां वो बताता है कि किसी लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर ने अमांडा के बिजनेस के बारे में काफी कुछ लिखा है जिसके बाद इंटरनेट पे उसके क्रिसीज हनी की डिमांड बढ़ गई है। उन्हें जल्द ही बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने वाले हैं जिसकी उन्हें तैयारी कर लेनी चाहिए। अमांडा इससे काफी एक्साइटेड नजर आती है और वो ये न्यूज क्रिसी के साथ भी शेयर करती है, लेकिन यहाँ क्रिसी ज्यादा खुश नहीं होती। वो कहने लगती है कि उससे उनका काम काफी बढ़ जाएगा, मगर अमांडा उसे समझाती है कि यही उनका काम है। ये सुन क्रिसी अमांडा को कुछ बताने की कोशिश करती है मगर वो कह नहीं पाती। आगे हम क्रिसी को अपनी साइकिल पे कहीं जाता हुआ देखते हैं जब रास्ते में उसके सामने एक कार आ खड़ी होती है। कार में बैठा आदमी क्रिस से कोरियन में कुछ तो पूछता है मगर क्रिस बता नहीं पाती क्योंकि उसे कोरियन नहीं आती थी। यहाँ क्रिस इस आदमी के कार में एक ट्रंक नोटिस करती है जिस पर एक अजीब सा कपड़ा बंधा हुआ था। अभी आदमी अपनी कार में अमांडा के घर की ओर बढ़ रहा था और अमांडा इस कार को आता देख बहुत घबरा जाती है। वो इस इंसान से बार बार गाड़ी बंद करने कहती है। इनफैक्ट वो इस आदमी को पहचानने से भी इनकार कर देती है जबकि इस आदमी का कहना था कि वो उसका अंकल है। नेक्स्ट सीन में हम इस आदमी को अमांडा के घर पर देखते हैं और वो क्रिसी के पिता के बारे में पूछता है जिसपे अमांडा बताती है कि वो एक सिंगल मदर है। ये सुन ये आदमी काफी ऑफेंडेड नजर आता है और अमांडा से कहता है कि उसे सब कुछ छोड़कर इतनी दूर नहीं आना चाहिए था। इसके बाद अमांडा के अंकल बताते हैं कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अमांडा के अंकल अमांडा को उसकी माँ की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, सेइंग कि उसकी माँ उसके कारण बहुत तकलीफ उठाई है, लेकिन अमांडा सब कुछ छोड़कर भाग आई, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता चले गए थे। अंकल यहाँ अमांडा को अपना नाम बदलने के लिए भी डांटते हैं, सेइंग कि वो खुद को और अपनी बेटी को उनके कोरियन रूट से तोड़ रही है। उसने अच्छी बेटी होने का कोई फर्ज अदा नहीं किया है जिस कारण उसकी माँ को मर के भी शांति नहीं मिल पाएगी। इस पॉइंट पे हम नोटिस करते हैं कि अमांडा काफी डर गई थी और उसे अंकल के पीछे एक काली परछाई दिखाई देती है जो कि उसकी माँ से मेल खाती है। ये देख अमांडा बहुत घबरा जाती है और अपने अंकल को यहाँ से चले जाने कहती है, लेकिन जाने से पहले अंकल अमांडा को एक बक्सा थमा देते हैं जो सपोजिटली उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। अंकल बताते हैं कि अमांडा को अपनी माँ को आखिरी श्रद्धांजलि देनी होगी वरना वो यहाँ भटकती रहेंगी और अमांडा को भी चैन से नहीं जीने देंगी। दूसरी तरफ हम क्रिसी को डैनी के दुकान पर पहुंचते देखते हैं और दुकान के बाहर और भी बच्चे थे जो क्रिस के ही उम्र के थे। ये बच्चे क्रिस का काफी मजाक बनाते हैं मगर क्रिस उन पे ध्यान नहीं देती। दुकान के अंदर डैनी क्रिस को अपनी भतीजी रिवर से मिलवाता है जो कि छुट्टियां मनाने यहाँ आई थी। हम नोटिस करते हैं कि क्रिसी रिवर से मिलकर काफी खुश नजर आती है। वहीं घर पे अमांडा अब भी परेशान थी और साफ सफाई के दौरान उसे क्रिस के कमरे में एक कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देता है जिसे देख वो हैरान हो जाती है। ठीक उसी पल क्रिस भी घर लौटती है और उसकी नजर उसी ट्रंक पे पड़ जाती है। वो उसे देखने की कोशिश करती है मगर तभी अमांडा आकर उसे रोक लेती है। अमांडा क्रिसी को वार्न करती है कि वो कभी भी इस ट्रंक को ना खोले। यहाँ अमांडा क्रिस से उस कॉलेज एप्लीकेशन के बारे में भी पूछती है जिसपे क्रिसी कोई सीधा जवाब नहीं देती। वो सिर्फ इतना कहती है कि ये फॉर्म उसे डैनी ने दिया है ना। उस रात हम अमांडा को वही ट्रंक खोलते हुए देखते हैं जहां उसे उसके अंदर एक अजीब सा मुखौटा मिलता है। अमांडा को ऐसा लगता है मानो वो नकाब किसी की शक्ल ले रहा हो और इसे एक बार फिर अमांडा
अमांडा घबरा जाती है और उस ट्रंक को तुरंत बंद कर देती है। इसके बाद अमांडा उस ट्रंक को उसी बेसमेंट में बंद कर आती है ताकि वहां उसे कोई न देख पाए। लेकिन तभी उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और पहले तो अमांडा इस आवाज को इग्नोर करती है, मगर देखते ही देखते ये चीखें उसकी बेटी की आवाज में तब्दील हो जाती है। अमांडा इस आवाज को फॉलो करते हुए बाहर आती है, जहां दूर जंगल में उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। ये परछाई और किसी की नहीं बल्कि अमांडा की माँ की थी और अमांडा की माँ एक डरावना रूप ले चुकी थी और वो उसे सू ह्यून कह के पुकारती है, जिससे अमांडा बहुत डर जाती है। खुशकिस्मती से इस पल वहां क्रिसी भी आ जाती है और अमांडा को संभाल लेती है। इस घटना के बाद अमांडा अब काफी परेशान रहने लगी है और उसे हर जगह अपनी माँ की मौजूदगी महसूस होने लग गई थी। क्रिस उनसे बार बार इस बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन अमांडा उसे कुछ नहीं बताती। इसी बीच अमांडा से मिलने डैनी आता है और अमांडा उसे उस कॉलेज फॉर्म के बारे में पूछती है। इस पे डैनी अमांडा को बताता है कि ये फॉर्म उससे खुद क्रिसी नहीं मांगा था। ये सुनकर अमांडा काफी दुखी हो जाती है। वो डैनी को बताती है कि उसने शहद का ये बिजनेस क्रिसी के जिद करने पे ही शुरू किया था और उसे लगता है कि वो और उसकी बेटी साथ में ही खुश रहेंगे। लेकिन डैनी अमांडा को समझाता है कि क्रिस को कभी न कभी अपनी खुद की जिंदगी शुरू करनी होगी, जिसके लिए उसका कॉलेज जाना जरूरी है। हम नोटिस करते हैं कि यह सुनकर अमांडा बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आती और कहीं न कहीं अमांडा हर हाल में अपनी बेटी को अपने साथ रखना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ हम क्रिस को अपना मन बनाते देखते हैं। अगली सुबह क्रिसी अपने कमरे में बैठकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरती दिखाई देती है। हम देखते हैं कि घर के नीचे अमांडा अपना काम कर रही थी कि तभी उसे क्रिसी के कमरे में एक परछाई दिखाई देती है। अमांडा अपनी माँ को उस खिड़की पर खड़ा देखती है और बहुत डर जाती है। वो दौड़कर क्रिस के कमरे में पहुंचती है, जहां उसे क्रिस का एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखाई देता है। लेकिन इससे पहले कि अमांडा रिएक्ट कर पाए, कमरे में असाधारण गतिविधियां बढ़ने लगती है। सामने खिड़की पर अचानक ही कई सारी मधुमक्खियां इकट्ठा होने लग जाती हैं, जिससे कमरे में अंधेरा छाने लगता है। इस अंधेरे के पीछे अमांडा को सुनाई देती है अपने माँ की आवाज। वो अमांडा को सू ह्यून कह के पुकारती है और कहती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती। ये आवाज अमांडा को अपने पास बुलाती है और हम उसे पीछे हटते हुए देखते हैं। तभी काले लिबास में कोई दो हाथ अमांडा को जकड़ लेते हैं और अमांडा जोर से चीखती है और जब वो पीछे मुड़ती है तो उसे यहाँ कोई आत्मा नहीं बल्कि खुद क्रिसी खड़ी दिखाई देती है, जिसने काले रंग का एक कपड़ा पहना हुआ था। तो अमांडा क्रिस को इन कपड़ों में देख बहुत चौंक जाती है और तुरंत उसे इन्हें उतारने को कहती है। क्रिस कहती है कि उसे एक बार बस इन कपड़ों को ट्राई करना था, लेकिन अमांडा उसकी एक नहीं सुनती। वो तुरंत उस ड्रेस को वापस स्टोर रूम में ले जाती है, जहां पहुंचने पे वो पाती है कि किसी तरह अमांडा की मां का संदूक खुल चुका है और उससे चीजें बाहर रखी हुई हैं। घबराकर अमांडा बाहर निकलती है और उसी वक्त बेसमेंट में डबल लॉक लगा देती है। उन्हें ऐसा करते हुए क्रिसी भी देखती है और तय करती है कि वो खुद सच का पता लगाएगी। तो उस रात क्रिसी अमांडा से छुपते छुपाते बेसमेंट तक पहुंच जाती है और अंदर जाकर अपनी मां का सामान चेक करने लगती है। सामान के बीच उसे मिलती है एक तस्वीर, जिसमें अमांडा की मां ने वही काला लिबास पहना हुआ था जो आज क्रिसी पहन ली थी। क्रिसी को वहां एक कपड़ा और वही संदूक भी मिलता है जो वो पहले भी देख रखी थी। क्रिस उस संदूक पर लगा पुलिंदा खोल देती है और उस संदूक को खोलने ही वाली थी कि तभी हम कमरे में लाइट फ्लिकर होता देखते हैं। दूसरी तरफ हम अमांडा को देखते हैं, जो बदहवास हालत में बाहर खड़ी थी, मानो किसी और के वश में हो। तभी अमांडा एक अजीब सी आवाज में क्रिसी को डिसओबीडिएंट और बदतमीज कहती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि क्रिस के कमरे का डोर अपने आप लॉक हो जाता है, जिससे क्रिस डर के चिल्लाती है। और सरप्राइजिंगली अपनी बेटी की आवाज सुनकर भी अमांडा बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती। वो कुछ देर बाद अपने सेंसेस में आती है, जिसके बाद वो तुरंत जाकर क्रिसी को बचाती है। लेकिन इस हादसे के बाद क्रिस बहुत डर चुकी थी और वो अमांडा से बार बार सच पूछ रही थी। क्रिस की जिद के कारण अमांडा हार कर उसे सच बताने का फैसला करती है। अमांडा बताती है कि उस दिन उनके घर पे कोई आया था, जो और कोई नहीं बल्कि अमांडा के अंकल थे। वो कोरिया से यहाँ ये बताने आए थे कि अमांडा की माँ अब चल बसी है। उस संदूक में उसकी माँ की फेवरेट चीजें मौजूद है। कोरिया में ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वज तब तक भटकते रहते हैं जब तक उनकी आत्मा को प्रॉपर श्रद्धांजलि नहीं दी जाती। इस श्रद्धांजलि के दौरान हम इन्हीं चीजों को उन्हें भेंट करते हैं। अमांडा की मां चाहती थी कि अमांडा खुद उन्हें श्रद्धांजलि दे, अतः उन्होंने ये सूटकेस उसके लिए रखा था। क्रिस यहाँ ये सूटकेस खोलती है, जिसमें वही वाली काली ड्रेस रखी हुई थी। अमांडा क्रिस को बताती है कि इस लिबास को हैंडबॉक कहते हैं, जो खुद उसकी मां ने सिला था। वो ये हैंडबॉक भी अमांडा को देना चाहती थी और बक्से में क्रिस अमांडा से उस मास्क के बारे में पूछती है और अमांडा बताती है कि वो उनका खानदानी सामान है, जिसे तल कहते हैं। उनके परिवार में ये तल अक्सर औरतें पहना करती हैं। इसके अलावा क्रिस को इस संदूक में एक घड़ा भी मिलता है, जिसमें अमांडा की मां की अस्थियां थी। क्रिस ये सब देख अमांडा से पूछती है इफ वो सचमुच अपनी मां को ये भेंट देना चाहती है, लेकिन अमांडा बताती है कि वो इस सब में नहीं मानती। खैर, यहाँ से कहानी आगे बढ़ती और हम अगली सुबह का समय देखते हैं। क्रिस को चीयर अप करने के लिए अमांडा डैनी और रिवर को खाने पे बुलाती है। उस शाम हम सभी को साथ में बातचीत करते देखते हैं, जहाँ क्रिस और रिवर ऊपर क्रिस के कमरे में खेलने चली जाती हैं। यहाँ रिवर क्रिस का एप्लीकेशन फॉर्म देखती है और उसे कॉलेज जाने के लिए इनकरेज करती है। हम इन दोनों को काफी
काफी बॉन्ड करते देखते हैं कि तभी अचानक रिवर का फोन बजने लगता है, जिसे देख क्रिसी बहुत डर जाती है। वो रिवर को बताती है कि उसकी माँ को इलेक्ट्रिक से जुड़ी चीजों से बहुत डर लगता है, इसलिए वो सभी इलेक्ट्रिक का सामान बाहर बंद करके आते हैं। और रिवर को भी अपना फोन अंदर नहीं लाना चाहिए था, लेकिन रिवर को ये बात बकवास लगती है और वो पॉइंट आउट करती है कि आज सारा समय फोन तो उसके पास ही था, लेकिन अमांडा को क्योंकि पता नहीं था तो उसे कुछ हुआ भी नहीं, which means कि उन्हें असल में कोई बीमारी है ही नहीं। ये सुनकर क्रिस भी सोच में पड़ जाती है। इधर बाहर हम अमांडा को बाथटब में नहाते हुए देखते हैं, जहां उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। एक बार फिर अमांडा की माँ उसे याद दिलाती है कि वो हर हाल में उसके साथ ही रहेंगी। यही नहीं, ये आवाज अमांडा से कहती है कि उसकी बेटी यानी क्रिसी बहुत बदतमीज हो गई है, लेकिन वो उसे भी संभाल लेगी, ठीक वैसे ही जैसे उसने कभी अमांडा को संभाला था। ये सब सुनकर अमांडा फिर से एक बार बहुत डर जाती है। ना उस रात सबके जाने के बाद अमांडा क्रिस से बात करने का फैसला करती है। वो उसे अपने अतीत का पूरा सच बताती है। अमांडा कहती है कि उसकी माँ उसे बहुत तकलीफ देती थी। आज से कई साल पहले अमांडा की माँ कोरिया में एक मशहूर डिजाइनर थी और लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन फिर वो और उसके पिता अमेरिका आ गए और यहाँ उसकी माँ का दम घुटने लगा। उन्हें हर चीज पराई लगने लगी और धीरे धीरे वो बहुत डिप्रेस्ड रहने लगी थी। इस सब से तंग आकर उनके पिता भी उन्हें छोड़कर चले गए और अमांडा को ही अपनी माँ का गुस्सा और नफरत झेलना पड़ा। इसी कारण वो सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली आई, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपनी माँ जैसी नहीं बनना चाहती थी। खैर अगली सुबह हम किसी को वापस अपने कमरे में देखते हैं, जहाँ उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। वो देखती है कि किसी ने उसके कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह खराब कर दिया है, जिसे देख वो बहुत गुस्सा हो जाती है। क्रिसी उसी समय गुस्से में नीचे आती है और अमांडा को इस बात के लिए कन्फ्रंट करती है, लेकिन अमांडा क्रिसी से कहती है कि ये उसने नहीं किया है। अब तक अमांडा को भी समझ आ चुका था कि ये काम उसकी माँ का ही है, जो अब इस घर में उनके बीच आ चुकी है स्पिरिट फॉर्म में। वो क्रिसी को ये बात समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्रिस उन्हें पागल करार देती है। यहाँ तक कि क्रिसी अपनी माँ की बीमारी को भी झूठा बता देती है, जिसे सुनकर अमांडा को बहुत तकलीफ होती है। क्रिस अपनी माँ से बहस करने लगती है, सेइंग कि वो यहाँ से दूर चली जाना चाहती है। और इस बात पे हम नोटिस करते हैं कि अमांडा का सुर बिल्कुल बदल जाता है। वो उल्टा क्रिस को ही बुरा भला सुनाने लगती है, सेइंग कि वो हमेशा से औरों से अलग रही है। बचपन में भी वो स्कूल में दोस्त नहीं बना पाती थी, जिसके कारण अमांडा ने उसे होम स्कूल करवाया। अमांडा कहती है कि वो उसके खातिर बी कीपिंग शुरू की और उसके लिए ये घर बनवाया, मगर क्रिस को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं है। वो हमेशा से अकेली थी और उसके माँ के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अपनी माँ से ऐसी बातें सुनकर क्रिस बहुत अपसेट हो जाती है और उन्हें सेल्फिश तक कह देती है। इस पे अमांडा अचानक ही अपना आपा खो बैठती है और क्रिस को एक थप्पड़ लगा देती है। बदले में क्रिसी भी अपने माँ पे हाथ उठा देती है और क्रिस अमांडा से कहती है कि आज वो भी अपनी माँ जैसी ही बन चुकी है। तो इस हादसे के बाद अमांडा पूरी तरह शॉक में आ चुकी थी। वो उसी वक्त अपनी माँ की अस्थियां और उनकी तस्वीर घर से उठा लाती है और गुस्से में उसे जमीन खोद कर दफनाने लगती है, सेइंग कि अगर उन्हें श्रद्धांजलि चाहिए तो वो उन्हें ऐसे ही श्रद्धांजलि देगी। हम देखते हैं कि अमांडा के ऐसा करते ही आसपास एक अजीब सी हलचल होती है। जब अमांडा आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तब उसे अपने पीछे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जो उसे सबक सिखाने की बात करती है। हम देखते हैं कि अचानक ही एक अनजान शक्ति अमांडा को पीछे की तरफ खींचने लगती है। ये शक्ति उसे घसीटते हुए उसी गड्ढे में ले जाती है जो उसने अपनी माँ के लिए तैयार किया था। कुछ देर बाद जब अमांडा को होश आता है, तो वो खुद को इस गड्ढे के अंदर पाती है। उसकी माँ उससे कहती है कि अब वो खुद किसी की माँ बनेगी, क्योंकि क्लियरली वो अकेली उसे अच्छी परवरिश नहीं दे पाई। ठीक उसी पल अमांडा की आंखें खुलती है और हम उसे पॉजेस्ड हालत में पाते हैं। दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं, जो गुस्से में घर से दूर निकल चुकी है। वो सीधे डैनी के पास आती है और उनसे पूछती है इफ अमांडा को कभी सचमुच बिजली से कोई बीमारी थी। इस पर डैनी उसे बताता है कि अमांडा को एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रही है। उसे खुद में हमेशा ऐसा लगता रहा है कि उसे इलेक्ट्रिसिटी से और उनसे जुड़ी चीजों से डर लगता है, लेकिन इसका कारण क्या है वो खुद भी नहीं जानते। उन्होंने कई बार उससे किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाने की सलाह दी है, लेकिन अमांडा ये बात मानना ही नहीं चाहती थी। ये सब सुन क्रिसी डैनी पे भड़क जाती है, क्योंकि उसने कभी उसे सच नहीं बताया। एज ए टीनेजर वो कहीं ना कहीं चीटेड फील करती है और वहां से चली जाती है। हम क्रिसी को अकेले कहीं भागते देखते हैं कि तभी रास्ते में उसे रिवर रोक लेती है। रिवर क्रिसी को एक डायरी गिफ्ट करती है, सेइंग कि कॉलेज में उसे क्लास वगैरह प्लान करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। वो एक बार फिर किसी को आगे पढ़ने के लिए इंकरेज करती है, क्योंकि वो चाहे जैसी भी हो उसे अपनी जिंदगी आगे जीने का हक है। रिवर की बातें सुनकर क्रिस फाइनली खुद को संभाल पाती है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने का फैसला करती है। तो नेक्स्ट सीन में हम क्रिसी को वापस घर आते देखते हैं, लेकिन उसे उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं देती। क्रिस नोटिस करती है कि उसकी नानी का अर्न और उनकी तस्वीर अब सलीके से मेज पे सजी हुई थी, मानो उन्हें श्रद्धांजलि देने की तैयारी की गई हो। क्रिस वहीं कमरे में अमांडा को बैठा देखती है, जो कि अब वही हैंडबॉक पहनी हुई थी और बहुत अजीब व्यवहार कर रही थी। क्रिस के पूछने पे अमांडा बताती है कि उसने अपनी माँ को प्रॉपर रिस्पेक्ट्स देने की तैयारी कर ली है और उसे भी उनकी बात माननी होगी। ये कहकर अमांडा क्रिस को उसी मेज के पास ले जाती है और अगरबत्ती वगैरह जलाने लगती है, लेकिन क्रिस अब तक नोटिस कर चुकी थी कि ये जो कुछ भी हो रहा
रहा है ये उसकी मॉम नहीं कर रही बल्कि उससे कुछ बहुत अलग है। क्रिस अमेंडा से पूछती है कि वो आखिर ये सब क्यों कर रही है और अमेंडा कहती है कि इस रिचुअल को जेसा कहते हैं और इस रिचुअल के बाद वो कभी भी अकेली नहीं रहेंगी। ये सुन क्रिस वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक अमेंडा के तेवर बिल्कुल बदल चुके थे। वो कहती है कि क्रिस बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, बदतमीज और बिगड़ैल, लेकिन वो उसे सुधार देंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अमेंडा की आंखें काली पड़ चुकी हैं और वो क्रिस से कहती है कि बचपन में अमेंडा भी उसकी ही तरह थी, बात बात पे घर से भाग जाया करती थी, इसलिए वो उसे सबक सिखाती थी। अमेंडा को सुधारने के लिए वो उसे अलमारी में बंद कर दिया करती थी और कभी कभी उसे एक इलेक्ट्रिक के तार से जख्मी कर देती थी ताकि वो समझ सके कि उसके भागने से उनको कितनी तकलीफ होती है। इस पॉइंट पर क्रिसी समझ चुकी थी कि इस वक्त उसकी माँ अपने वश में नहीं है। वो किसी तरह घर से बाहर भागती है और हम देखते हैं कि अमेंडा भी किसी का पीछा करते हुए उस पर हमला कर देती है। अमेंडा की यह हालत देख क्रिसी उसे याद दिलाती है कि वो अपनी माँ की तरह नहीं है। वो जानती है कि अमेंडा क्रिसी से बहुत प्यार करती है और कभी उसे चोट नहीं पहुंचा सकती। ये सुनकर अमेंडा कहीं ना कहीं वापस अपने होश में आने लगती है और वो क्रिस को बचाती है, इनफैक्ट उससे माफी तक मांगती है। क्रिस भी अमेंडा से माफी मांगती है, सेइंग कि वो जान गई है कि उसने अपने बचपन में क्या क्या झेला है। चीजें अभी ठीक होने ही लगी थी कि अचानक हम एक बार फिर आसपास एक तूफान महसूस करते हैं। एक अनजान आकृति वापस अमेंडा पे हमला करती है और उसे गड्ढे के अंदर खींच लेती है। क्रिस अमेंडा को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अमेंडा क्रिस को वहां से भगा देती है ताकि एटलीस्ट वो सेफ रह सके। यहाँ से सीन कट होता है और हम अमेंडा को उसी दुनिया में देखते हैं जहां अब उसकी माँ की आत्मा कैद है। इस कमरे में हम हर जगह अमेंडा और उसकी माँ की तस्वीर लगी देखते हैं। यहाँ अमेंडा को एक म्यूजिक बॉक्स में मिलता है जिसे देख उसे उसका बचपन याद आ जाता है। ये वही म्यूजिक बॉक्स था जो कभी उसकी माँ ने उसे तोहफे में दिया था। कमरे के एक कोने में अमेंडा को अपनी माँ बैठी दिखती है जो बहुत दुखी लग रही थी। अमेंडा की माँ उससे कहती है कि उसे कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। वो उससे बहुत प्यार करती है, मगर अमेंडा तो कभी उनसे मिलने भी नहीं आई। इस पे अमेंडा पहली बार अपनी माँ से अपना दुख बांटती है। वो उनके साथ सिंपैथाइज करती है, सेइंग कि वो जानती है कि कोरिया से अमेरिका का सफर उनके लिए बहुत घातक था, जिस कारण वो इतनी कमजोर बन गई, लेकिन इसके बदले में उन्हें अपनी बेटी की जिंदगी को तबाह नहीं करना चाहिए था, जो कि उन्होंने किया। आज इतने साल बाद भी वो उसे चैन से जीने नहीं देना चाहती हैं, जो कि बहुत गलत है। अमेंडा अपनी माँ को समझाती है कि अब उनका वक्त खत्म हो चुका है और उन्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अमेंडा अब उनके हिस्से की तकलीफ नहीं उठा सकती और उनके हिसाब से नहीं जी सकती। इस ब्रेक थ्रू के बाद हम फाइनली अमेंडा की माँ को आजाद होते देखते हैं, जहां अमेंडा भी अब अपनी दुनिया में लौट आती है। तो आगे हम अमेंडा और क्रिसी को अपनी नानी को श्रद्धांजलि देते हुए देखते हैं, जहां अब उन्होंने भी इस सच को एक्सेप्ट कर लिया है। फाइनल सीन में अमेंडा क्रिस को कॉलेज के लिए तैयार करती है, जहां क्रिसी अब फाइनली अपना नया सफर शुरू कर पाएगी। इसी के साथ फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म उमा की पूरी कहानी, जो कि काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिल्म में हमें जनरेशनल ट्रॉमा और माँ बेटी के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप से अवगत कराया गया है। हम मिलते हैं अमेंडा से, जो बचपन में अपनी माँ के हाथों बहुत अब्यूज झेली है और अब अपनी बेटी को एक बेटर जिंदगी देना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद अपने ट्रॉमा से स्ट्रगल कर रही है और हम किसी के साथ उसका ओवर अटैचमेंट देख पाते हैं। बचपन में अब्यूज के दौरान उसकी मॉम अमेंडा को उसी इलेक्ट्रिक लैंप से चोट पहुंचाती थी जो हमने उसके बेसमेंट में देखा था। शायद इसलिए वो बिजली की चीजों से डरती थी। अब ये सारी बातें किसी को मालूम नहीं थी, जिस कारण वो अपनी माँ को नहीं समझा पा रही थी। फाइनल सीन्स में अमेंडा अपने बीते हुए कल के साथ समझौता कर लेती है और तब हम किसी के साथ भी उसका रिलेशनशिप बेटर होते हुए देख पाते हैं। अब जनरेशनल ट्रॉमा और मेंटल हेल्थ इश्यूज से रियल लाइफ में डील करना इतना आसान तो नहीं होता, बट अगेन ये फिल्म हमें एक बर्ड आई व्यू तो दिखा ही रहा है। एक सवाल ये भी है कि क्या सचमुच अमेंडा की मॉम की आत्मा क्रिसी और अमेंडा को हॉन्ट कर रही थी, या ये सब अमेंडा का मेंटल हेल्थ सिचुएशन था, आई मीन मेंटल हेल्थ का मैनिफेस्टेशन था। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि अमेंडा के अंकल ने जब उसकी मॉम के मरने की खबर अमेंडा को बताई थी, तब उसका दिमागी संतुलन ट्रिगर कर गया और अपने गिल्ट के कारण उसे ऐसा लग रहा हो कि उसकी माँ अब वापस आ गई है और उनके साथ रहना चाहती है। फाइनल सीन में जब अमेंडा ने अपने कॉन्शियंस के साथ डील किया, तब मे भी इस बात से वो उभर पाई। लेकिन अगेन ये सिर्फ एक थियरी है, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि अमेंडा की माँ सचमुच स्पिरिट बनकर भटक रही हो। तो आप जो भी थियरी चाहे चूज कर सकते हैं। कमेंट्स में बताइएगा कि आप सुपरनैचुरल वाली थियरी चूज करते हैं या फिर ये मेंटल हेल्थ सिचुएशन वाली।